आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और पाकिस्तान को मुसलसल कामयाबियां भी मिल रही हैं। आज एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ एक और वाक़या हुआ, एक और कामयाबी मिली, जहां दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन व अमान को तितर बत्तर करने के दर पे हैं, तो दूसरी जानिब हमारे सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज भी कराची में दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त हुई है, जब सुबह 6:50 पर लाडनी में जापानी शहरियों की गाड़ी पर 2 दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में खुदकुश बमबार ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जबकि दूसरा दहशतगर्द पुलिस की फायरिंग से मारा गया। हमले में तमाम जापानी बाशिंदे बिल्कुल महफूज रहे। जापानी शहरी कराची में निजी कंपनी के मुलाजिम थे और 3 गाड़ियों के काफिले में सफ़र कर रहे थे। दहशतगर्दों से मुकाबले में प्राइवेट कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हुआ, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर जख्मी हुए। आज के दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। DIG ईस्ट असफर महिसर ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि एक दहशतगर्द ने गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ाया, जबकि दूसरे ने गाड़ी पर फायरिंग की। वाक़े के ऐनी शाहिद और गैर मुल्कियों के काफिले में शामिल सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्द हमले का आंखों देखा हाल सुनाया। पुलिस के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ये दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब भी था, जबकि खुदकुश हमला आवर की शनाख्त ताहाल नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अल सुबह एक साथ मोटरसाइकिल पर इस इलाके में पहुंचे थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज कराची में दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी दहशतगर्द वाक़े की पेशगी मालूमात को मुमकिन बनाने के लिए बहरहाल एक इंटेलिजेंस निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। कराची में दहशतगर्दी का आखिरी बड़ा वाक़या पिछले साल फरवरी में पेश आया, जब कराची पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए थे और 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी, जबकि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान कराची में चीनी बाशिंदों को भी कई बार हदफ बनाने की कोशिश की गई है। इन हमलों की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी की एक और नाकाम वारदात, इस पर बात करते हैं। इसकी तफसीलात हमें देंगे हमारे ब्यूरो चीफ कराची में तलहा हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी साहब। ये बताइएगा कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या क्या पता चल सका है इस पूरे वाक़े के हवाले से। यकीनन ये दहशतगर्दी की वाक़या, ये एक और वारदात नाकाम भी हुई और बुरी तरह से नाकाम हुई, दहशतगर्द मारे भी गए, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच है, इंटेलिजेंस ब्रीच है। अब तक हमें इस वाक़े के बारे में क्या पता चला? कामरान साहब, इस वाक़े से मुतालिक इस किस्म की थ्रेट बहरहाल मौजूद थी, जो कि मेरी इंटेलिजेंस ज़राए से बात हुई, वो बताते हैं कि इस तरह की थ्रेट मौजूद थी। अब ये जो दोनों दहशतगर्द हैं, ये यहाँ पे कराची में मौजूद थे और ये कराची में मलीर के इलाके में रह रहे थे। आज इस वक्त ये वाक़या पेश आया, उससे तकरीबन 50 मिनट कबल ये दोनों दहशतगर्द वहाँ मौजूद थे, एक मोटरसाइकिल पे थे। जो आगे एक मोटरसाइकिल पे हमने तस्वीर भी हासिल की, जो आगे बैठा हुआ दहशतगर्द है वो सुहेल है, जिसका ताल्लुक पंजगूर से है और इसका बलूच सब नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो बैंड आउटफिट है उससे ताल्लुक है। वो बाइक चला रहा था और जो दूसरा सुइसाइड बॉम्बर है जिसने अपने आप को उड़ाया, उसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वो मलीर में रह रहे थे, मलीर कोर्ट के पीछे वाले रास्ते से होते हुए ये पहुँचे वहाँ पर, और इस कॉन्वॉय के आने के तकरीबन 40 से 50 मिनट कम अज़ कम कबल वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर इसको देख रहे थे। 2 दिन से कम अज़ कम, जो मेरी बात हुई ज़राए से, 2 दिन इन्होंने रैकी की है। दोनों दिन से ही रैकी कर रहे थे। जिस वक्त ये आया है कॉन्वॉय, तो एक जो सुसाइडर था उससे उसको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि आगे जो गार्ड्स की गाड़ी थी उससे वहाँ पे वो उससे फटा और उसका जो इम्पैक्ट था उसके साथ ही एक जो सुजुकी जा रही थी उसने ले लिया। फिर गार्ड ने भी फायरिंग की। इसी अवस्था में फायरिंग की आवाज़ उनके शराफी कोर्ट की पुलिस मोबाइल वहाँ पर पहुँची है और वहाँ पे उस दहशतगर्द का जो कि छुपा हुआ था सुहेल, वहाँ से उसका इनकाउंटर हुआ है। और ये पुलिस की एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है कि वो पुलिस एहलकार जो कि शराफी कोर्ट थाने के मोबाइल का पुलिस एहलकार था, वहाँ पहुँचा और उसने उसको मुकाबला किया, हेडशॉट लिया और हेडशॉट लेके उसका कला कमा कर दिया। तो यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसको जो है इस दहशतगर्दी की बड़ी वारदात को, कार्रवाई को और कौमी एक जो बेइज्जती होती है हमारी, ज़ाहिर है जो गैर मुल्की थे वहाँ पे, उसको बचा लिया गया। अब उसके बाद वहाँ से उनको निकाला गया और ये जो मेरी बात हुई, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। जो चाइनीज़ के वो समझिए कि ये चाइनीज़ हैं, ये जापानीज़ थे। अब इसमें जो
दहशतगर्द मारा गया पुलिस एहलकार की फायरिंग से, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। उसने सिक्योरिटी इदारों का एक कार्ड भी बनवा रखा था, पंजगूर से उसका ताल्लुक था, और उसकी जो मतलूब होने की जो इंफॉर्मेशन है वो सिंध में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास मौजूद थी, और ये बताया गया था कि ये कोई कार्रवाई कर सकता है, और आज उसने ये कार्रवाई की, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। अब उसके जो ताने बाने हैं, ज़ाहिर है इसके बलोच सब नेशनलिस्ट से मिलते हैं, क्योंकि ये इसी तरह की कार्रवाई थी कि अगर आपको याद होगा कि 14 अगस्त 2021 को मोचको के करीब एक बस पे जो एक मिनी ट्रक था उस पर ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसमें बच्चों और ख़वातीन समेत 15 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हो गए थे। उस कार्रवाई को, उस दहशतगर्दी की तकरीबकारी को भी किसी ने कबूल नहीं किया था, और आज की जो कार्रवाई हुई है इसको भी अभी तक किसी ने कबूल नहीं किया। तो जो मेरी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात हुई है वो ये बताते हैं इसको कि ऐसा लगता है कि ज़ाहिर मिस्टेकन आइडेंटिटी थी आज की, और उस दिन चूँकि जो 14 अगस्त 2021 को ख़वातीन और बच्चों को हिट किया था तो एक नेशनल वो शेम थी, तो उस वजह से उसको कबूल नहीं किया गया। अब इसके ताने बाने बलूचिस्तान से मिलते हैं, इस पर टीम्स काम कर रही हैं। ये मलीर में आके रह रहे थे, और बताया जाता है कि जहाँ पे मलीर में रह रहे थे तो इनके सहूलतकार यहाँ पे मौजूद थे, और उस पर जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो काम कर रही हैं। लेकिन एक जानिब ज़रूर ये अटैम्प्ट हुआ है, लेकिन पुलिस की जो बड़ी दिलराना कार्रवाई है, और नेशनल हीरो है वो पुलिस एहलकार जिसने उसको एलिमिनेट किया, ये उसी तरह की कार्रवाई थी जिस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज में सिंध पुलिस के एक नौजवान ने जो दहशतगर्दों का कला कमा किया था, तो आज भी सिंध पुलिस के नौजवान ने दहशतगर्दों का कला कमा किया, और जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने भी बड़ी दिलेरी से, बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया, और वो फायर करते रहे, और उसके इस तरह जो है ये एक किसी एक बड़ी बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। एक और दहशतगर्दी का वाक़या, और बड़ी खुशकिस्मती है कि ये नाकाम हुआ, बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ, मगर बहरहाल ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, मुसलसल लग रहा है कि इंटेलिजेंस ब्रीच हो रही है, और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। इस मौजू में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सिक्योरिटी उमूर के माहिर जनाब इम्तियाज़ गुल, और जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। ये फरमाइएगा कि खुशकिस्मती से ये वाक़या को बुरी तरह से नाकाम आज बनाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो उनके गार्ड थे, हमारी पुलिस ने बड़ा अच्छा काउंटर एक्शन किया, लेकिन बहरहाल ये तो लग रहा है ना कि ये एक अगर 2 मिनट आगे पीछे हो जाता तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि इसमें जो शायद ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, बहरहाल ये जैपनीज़ सिटीज़न थे हमारे यहाँ, और ये हो जाता तो ये अपनी नौइयत का एक और बहुत ही सीरियस वाक़या हो जाता। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया तो बहरहाल है जो मुसलसल जारी है, और उसमें वो क्या है जो कि हम नहीं कर पा रहे। देखिए कामरान, शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। लम्हा फ़िक्रिया बुनियादी तौर पे ये है कि जो SOPs जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स माफ़ कीजिए, उस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं होता। आज का जो हमला जिस तरह नाकाम हुआ है, उस बड़ी वाज़े उससे हुआ है कि लेयर थी उनके दरमियान, यानी जो एक्चुअल कार थी जिसमें जापानी सफ़र कर रहे थे, तो उनके आगे पीछे इतनी लेयर्स मौजूद थी कि उन्होंने ख़ुदकुश जो बमबार थे उनको अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन अगर इस वक्त हम गौर करें तो 15 मार्च से लेके अब तक कम से कम 5 बड़े हमले हुए हैं, और उसमें से 4 हमले जो हैं उसमें टारगेट हुए हैं चीनी या चीन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, उनके अहलकार। और ये भी मेरा अपना ये ख्याल है कि इनके नज़र में शायद ये चीनी थे जिसकी वजह से इन पे हमला किया गया, क्योंकि जापानियों पे आज तक पाकिस्तान में हमला नहीं हुआ। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो आपने अपने ओपनिंग में भी जिक्र किया कि इंटेलिजेंस लाइज, आप इसको कह सकते हैं फेलियर नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस की वजह से आपकी नामुकम्मल मालूमात या मालूमात अगर होती हैं तो उस हिसाब से पेशबंदी नहीं कर पाते हमारी पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसके बायस ये लोग हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह आपने देखा बिशाम दासू का जो हमला था, वहाँ भी आपके पास एस्कॉर्ट गाड़ियाँ नहीं थी, जिसका मतलब है कि कुछ अरसे के लिए ये लोग बड़े अटेंटिव होते हैं जब भी कोई वाक़या होता है, उसके बाद फिर लाइफ एज यूजुअल शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है बहुत मगर बड़े गहरे तरीके से हमें इस पे सोच विचार की ज़रूरत है। इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो इसकी सिक्योरिटी, जहाँ पे जो टेररिस्ट होते हैं वो अपनी रेकनेंस करते हैं, वो अपनी तैयारी करते हैं, इसी तरह से जो हमारा सिक्योरिटी जो स्कॉट है या जो हमारा सिक्योरिटी अपरेटिस है वो अपनी तैयारी करे कि कहाँ कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं।
ये तो एक सिटिंग डक वाली सिचुएशन है कि मेन रोड है जहाँ पर के बड़ी ट्रैफिक है, ये जो हमारे फॉरेनर्स हैं, चाइनीज़, जापानीज़, आगे पूरा बहुत बड़ा ये इंडस्ट्रियल एरिया है कराची का क्रिटिकल, और वहाँ पे एक बीचों बीच एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ है मेन रोड पे, और जिसका मतलब ये कि ऑब्वियसली वहाँ पे डेड स्लो हो जाती है वो गाड़ी जो आती है, और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, वैसे ही टेररिस्ट ने उसकी रेकी करके रखी हुई थी, जैसे ही वो गाड़ी स्लो हुई वैसे ही उसने अपने आप को एक्सप्लोड किया। तो बेसिक जो हमारे जो सिक्योरिटी अपरेटस को काम करना है, पुलिस को और दूसरी इदारों को, वो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर रहा है कि इतनी मेन रोड पे अगर इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर है तो ये तो वैसे ही इस किस्म की जहाँ पे भी ट्रैफिक स्लो होती है इस किस्म के टारगेट को हिट किया जाता है। दुनिया भर में ऐसा देखने में आया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई बहुत बड़ा नुक्स है हमारी तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनमें, इसलिए कि मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको मालूम हो गया है काफ़ी अरसे से कि चीनी है या जापानी है या कोई भी फॉरेनर है, वो अब उस जंग का टारगेट है, हदफ है जो पाकिस्तान पे इस वक्त मुसल्लत की गई है, जिसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर कह लें, इसको आप प्रॉक्सी वॉर कह लें। तो फिर उनको मामूल के मुताबिक उनकी ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या आप रूट बदल के नहीं जा सकते, क्या आपको उनको दूसरे तरीके से कारखानों की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। यानी तो मैं कहूँगा बड़ी क्रूड सी बात है कि बड़ी बेवकूफ़ी की ये पॉलिसी है कि आप उनको, जिससे आपने कहा कि एक बड़ी सड़क पे और ऐसी सड़क पे जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, कंजेशन भी है, वहाँ से आप इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कारखानों की तरफ। तो मेरा ख्याल है इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा 2 महाज़ों पे घिर चुका है, चाहे वो ईरान बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान है, और उसकी वजह से ये ख़तरा अब मुसलसल रहेगा। और इसका वाहिद टारगेट यही है कि अब तक जो यहाँ पे फॉरेनर्स आ रहे हैं, चाहे वो जापानी हैं चाहे चीनी हैं, उनको भी यहाँ से भगा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान की। वो एक सियासी जमात है, चंद एक या बिल्कुल वाहिद जमात जिसमें बाकायदा इंतखाबात होते हैं, जिसमें बहुत ही नीट, क्लीन, साफ़ शफाफ इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे मूड सी सियासत नहीं है, जिसकी पहचान ईमानदारी है, मगर अवामी उसको मकबूलियत हासिल नहीं होती। आज जमात इस्लामी में नए अमीर का अब नया दौर शुरू हो गया है। हाफिज़ नईमुर रहमान कराची में जमात इस्लामी को मकबूल करने में बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुए हैं। अब उनको पूरे जमात इस्लामी पाकिस्तान का अमीर बनाया गया है। इस नए दौर पे हम बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मौलाना सैयद अब्दुल आला मौदूदी की जमात इस्लामी आज एक नए सियासी दौर में दाखिल हुई है। नौ मुंतखब अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कल मंसूरा में जमात इस्लामी की 2029 तक सरबराही का हल्फ उठाया। इस साल के आगाज़ से मुख्तलिफ मराहिल में जमात इस्लामी की मजलिस शूरा ने साबिक़ अमीर सिराजुल हक, नायब अमीर लियाकत बलोच और कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान को बतौर उम्मीदवार नामजद किया था, जिनके इंतखाब के लिए मुल्क भर में जमात इस्लामी के 46,000 से ज़ायद अरकान ने वोट कास्ट किए, जिसके बाद 2 हफ्ते पहले 4 अप्रैल को हाफिज़ नईमुर रहमान की कामयाबी का ऐलान किया गया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के 6ठे अमीर हैं। कल मंसूरा में हलबरदारी के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। जमात इस्लामी की सरबराही की जिम्मेदारी एक आजमाइश के तौर पर मिलने पर हाफिज़ नईमुर रहमान साबिक़ अमीर सिराजुल हक से गले मिलकर रो पड़े। जमात इस्लामी के बुजुर्ग रहनुमाओं ने भी नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी को इस्तकामत की दुआएं दी। हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी का मज़ाहमती और एहतजाजी चेहरा समझा जाते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने हाफिज़ नईमुर रहमान की कराची से सिंध असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन उन्होंने ताहाल MPA का हल्फ नहीं उठाया, क्योंकि वो समझते हैं कि फॉर्म 45 के तहत उनकी नशिस्त पर PTI का आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ था। शहर में हालिया बल्दियाती इलेक्शन में भी जमात इस्लामी की अक्सरियती जमात बनकर सामने आई थी, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ की वजह से हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर कराची नहीं बन सके थे। ताहम उन्होंने कराची में जमात इस्लामी को एक मकबूल जमात बना दिया है। अहम बात यह है कि कराची की भी जमात इस्लामी से खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। 1970 के इलेक्शन में जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के बाद कराची की दूसरी बड़ी जमात थी। 1977 के इलेक्शन में जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें जीती थी। जमात इस्लामी के पार्लियामेंटेरियन में प्रोफेसर गफूर अहमद, मौलाना जफ़र अहमद अंसारी,
अंसारी, महमूद आज़म फारूकी, मुजफ्फर हाशमी वफाकी काबीना में शामिल रहे। कराची की हालिया तारीख के कामयाब मेयर्स में 2 का ताल्लुक जमात इस्लामी से था, जिनमें जनाब अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह खान एडवोकेट को आज भी कराची वाले बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि जमात इस्लामी मुल्क में सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म, गैर मुरसी और पढ़े लिखे नौजवानों की एक ईमानदार जमात तस्वुर की जाती है, लेकिन 1970 से 2024 तक के होने वाले इंतखाबात के नताइज बताते हैं कि जमात इस्लामी इनफरादी सियासत के बजाय किसी इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो उसे शराकत इक़्तिदार मिले। जैसे 1970 में 9 सितारों के पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, 1988 में पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से जमात इस्लामी को पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिला। तन्हा जमात कुछ नहीं कर सकी। ताहम अब उम्मीद है कि हाफिज़ नईमुर रहमान मुल्क भर में जमात इस्लामी को एक नया जन्म देंगे और वो वलवला हमें नज़र आएगा जो कि उन्होंने कराची में जमात इस्लामी के हामियों में पैदा किया। इस मौजू पर बात करते हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान की सियासी उमूर के बहुत ही सीनियर, बहुत ही सीजन, बहुत ही मोतबर तज्ज़ियाकार एडिटर जनाब मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। फरमाइएगा कि डेफिनेटली रोज़ अव्वल से आप जमात इस्लामी का जो सफ़र है सियासी, उस पर बड़ी आपकी गहरी निगाह है, बहुत ही वसी आपका तजुर्बा है और बड़ी हम जैसे लोगों को बड़ी एक अफसोस होता है कि बहरहाल एक जमात ऐसी है जो मुनज़्ज़म है, जो गैर मुरसी है, जो जमहूरी इक़्तिदार पे अमल करती है, जिसकी पहचान ईमानदारी है, डेफिनेटली है और बेहतरीन जो उसके पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, चाहे वो कभी काबीना में शामिल हुए हो, चाहे वो कराची के मेयर बने हो, ये तमाम लोग बड़ी लाहौर में उनकी अपनी बड़ी एक पहचान रही है, लेकिन उसके बावजूद इसकी अवामी मकबूलियत जो है, जिसको कि अगर इलेक्शन की तर्जुमानी अगर वो करता है तो उसमें उसकी कामयाबी नहीं हो रही। आइंदा का सफ़र आप क्या देख रहे हैं जमात इस्लामी का? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब नए अमीर जमात इस्लामी बन गए। कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया। आपकी नज़र भी माशाल्लाह मुल्क की सियासत पर मुझसे ज़्यादा गहरी है। देखें, आपने जो कुछ फरमाया है बिल्कुल वो दुरुस्त है, उससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, लेकिन जमात इस्लामी का एक चैलेंज ये है कि वो इंतखाबी क़ुव्वत कैसे बने। जमात इस्लामी ने खिदमत के मैयार में खिदमत के मैदान में बड़े आला मैयारात कायम किए हैं। उसकी जो आल खिदमत है वो एक उससे तो दुनिया भर में उसने अपना नाम बनाया है और अपनी क्रेडिबिलिटी कायम की है। इसी तरीके से तालीम के मैदान में भी जमात इस्लामी के मुतल्लिक़ीन जो हैं बहुत नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि जमात इस्लामी को इंतखाबी क़ुव्वत कैसे बनाया जाए, तो वो जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, जो हल्का जाती सियासत है, उसमें जमात इस्लामी जो है कोई कामयाबी काबिल ज़िक्र हासिल नहीं कर सकी। मुख्तलिफ़ तजर्बात किए गए हैं, इत्तेहाद बनाए गए, कभी मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाया गया, कभी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाया गया, कभी तन्हा इंतखाब में हिस्सा लिया गया। लेकिन तजर्बे ने बताया है कि जब कोई अच्छी कोलिशन कायम हो गई, कोई अच्छा महाज कायम हो गया, तो जमात इस्लामी की कारकर्दगी बहुत बेहतर थी। और जैसे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद को देखें, फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को देखें, फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल को देखें, तो जमात इस्लामी की इमारत जो है, अमीर जो हैं, उनका इम्तिहान ये होता है कि वो कोई अच्छा इत्तेहाद कायम कर सकें। और जब ऐसा हुआ तो उसने कुछ कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो कोई उसके हाथ कुछ ज़्यादा नशिस्तें नहीं आ सकी। तो एक क्या वजह रही शाही साहब, इसकी वजह क्या रही इंतखाबी सियासत में 1970 और 1977 के बाद जो मकबूलियत थी उसकी तहलील होने की क्या वजह रही? क्या उसकी वजह ये रही कि जमात इस्लामी ने बावजूद जो है वो उस वक्त के डिक्टेटर्स का साथ दिया, या उसने अपनी जमहूरी पहचान को इस जो डिक्टेटरशिप के आइकॉन्स थे या अलामतें थी उनके साथ जोड़ के तहलील कर दिया? क्या वजह रही कि अवामी मकबूलियत जो हमने 70 में और 77 में कम अज़ कम जो मिनी पाकिस्तान, दरअसल मिनी पाकिस्तान कराची था और ऐसे दूसरे बड़े शहरों में, वो तहलील हो गई? देखिए, फील्ड मार्शल अयूब खान के ख़िलाफ़ तो
जमात इस्लामी तहरीक चलाने वालों में और जद्दोजहद करने वालों में पेश थी। और लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में उसकी सियासत का अंदाज़ बदल गया। और लेकिन उस दौर में भी जो गैर जमाती इंतखाबात हुए उसमें जमात इस्लामी के यानी एक अच्छे खासी तादाद में लोग असम्बलियों में पहुंच गए थे। मेरा ख्याल है कि एक वजह तो उसकी ये है कि जमात इस्लामी एक इस्तक़लाल के साथ एक पॉलिसी पर गामज़न नहीं रह सकी। अगर वो इत्तेहादी सियासत जो है उसको एडॉप्ट किया था तो मसलसल उसके साथ जुड़ी रहती तो शायद उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकती। दूसरी बात यह है कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी है, एक ज़माने में जमात इस्लामी का वोट बैंक कोई 9% के करीब था मुल्क भर में, तो उस वक्त मुतनासिब नुमाइंदगी का नारा लगाया गया, लेकिन वो भी पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको मुतनासिब नुमाइंदगी में नहीं ढाला जा सका। इस तरीके से आप देखें कि जो बल्दियाती अदारे हैं वो हमारे यहाँ कायम नहीं हो सके, और इस वजह से और फिर जो जमात इस्लामी के जो मरकज़ थे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ थीं, जदीद तालीम याफ्ता नौजवान थे। जब वहाँ यूनियन साजी पे पाबंदी लगी तो वहाँ भी जमात को जो कारकुनों की खेप मिलती थी उसमें रुकावट पड़ गई। तो मेरा ख्याल कि जमात अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के सामने ये चैलेंज होगा कि वो जो पॉलिसी भी इख्तियार करें वो एक कुछ थोड़ा अरसा एक मुस्तकिल बुनियादों पर इख्तियार करें। ये नहीं कि एक दिन आप एक इलेक्शन एक तरीके से लड़ लें, दूसरा इलेक्शन दूसरे तरीके से लड़ लें, और जमात इस्लामी को कोई मौसर कोलिशन बनानी होगी। अभी भी जो इंतखाबात गुज़रे हैं उसमें वो PTI के साथ बातचीत तो उसकी होती रही, लेकिन कोई मौसर इत्तेहाद तश्कील नहीं हो सका। और कराची में भी उसने PTI से इत्तेहाद किया, लेकिन जो मसाइल थे अक्सरियत के बावजूद वो अपना मेयर जो है मुंतखब नहीं करा सकी, और पीपल्स पार्टी ने अक़लियत में होते हुए अपने लोग मुंतखब करा लिए। तो ये हमारा अलमिया है, हमारे निज़ाम का अलमिया है, जो हमारे मारूजी हालात हैं उनका अलमिया है। इसमें पाकिस्तानी अवाम का कितना कसूर है शामी साहब के? जब भी इंतखाबी उनके पास फ़ैसला आया तो उनकी तरजीह जो है वो एक ऐसी जमातें रहीं जिनकी शायद पहचान, ऐसी जमात भी रहीं जिनकी पहचान सरासर करप्शन रही हो, या ऐसी जमातें रहीं जो कि सरासर मूरसी सियासत करती हों, या सरासर जो है वो इलेक्शन की सियासत करती हों। लेकिन उसके बरक्स जो मज़हबी जमातें हैं या मज़हबी सियासत है उसको उन्होंने रद्द किया। तो वो जो तरजीह है कि वो उन्होंने एक ईमानदार पहचान को और जमहूरी पहचान को और एक मुनज़्ज़म पहचान को तरजीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी पहचान को तरजीह दी जिसका जो किसी भी लिहाज से अखलाक़ी तौर पे या मॉरली या उस लिहाज से उसके नंबर्स नहीं थे। तो दरअसल आवाम को मसला मजहबी सियासत से है या ये कि कोई और वजह है? देखें, एक तो जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है उसने KPK में और बलूचिस्तान में अच्छी खासी जो है अहमियत और हैसियत हासिल की है। मौलाना मुफ्ती महमूद वहाँ वज़ीर आला भी रहे, फिर उसके बाद दुरानी साहब वो भी वज़ीर आला रहे, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है मौलाना अब्दुल वासी रहे बलूचिस्तान की असम्बली में, और सैनेट में भी उनकी नुमाइंदगी हुई। तो क्योंकि जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है उसकी जड़ें मदरसों में हैं, और जहाँ मदरसों का असर रसूख है वहाँ लोग जमीयतुल उलमा इस्लाम को वोट देते हैं और उसको इस्लाम का नुमाइंदा समझते हैं। जमात इस्लामी मदरसों में अपना वजूद नहीं रखती, जमात इस्लामी जदीद तालीम याफ्ता लोगों में अपना वजूद रखती है, और अब वहाँ भी उसकी हैसियत कमज़ोर हुई है। बुनियादी बात यह है कि जब फ़ैसला करने का वक्त आता है तो लोग जो मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ होती हैं, जो दो बड़ी पार्टियों के दरमियान मुकाबला होता है, उसमें किसी एक के हक़ में अपना वज़न डाल देते हैं। और वो समझते हैं कि छोटी जमातें जो हैं जो तीसरी पोजीशन पे हों या चौथी पोजीशन पे हों, वो बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर पंजाब में और सिंध के देही इलाक़ों में लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो ये भी इसलिए अगर आप एक ऐसा इत्तेहाद कायम कर लें जो मेन स्ट्रीम का इत्तेहाद हो, तो फिर आप नताइज जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीक़े से उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। मेरा ख्याल एक बड़ी वजह ये भी है। और दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट हैं
अगर कैंडिडेट मुंतखब कर लिए जाएं कोई 2 साल पहले 3 साल पहले और वो अपने काम का आगाज़ कर दें और लोगों से उनका राब्ता हो, लोगों के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दें, सिर्फ जलसे जुलूस ना निकालते रहें, मुजाहरे ना करते रहें, बल्कि लोगों के साथ जुड़ें और उनके मसलों हल करने की तरफ तवज्जो दें, तो उसका भी एक अच्छा नतीजा निकल सकता है। जैसे आपने देखा कि गवादर की जो तहरीक है और वहाँ जो मौलाना क्या उसका नाम है, मुझे कुछ लुत्फुर रहमान साहब या क्या, उन्होंने वहाँ काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने अपनी टीम के साथ वाशिंगटन एक बड़ा कामयाब दौरा किया है। IMF के साथ उनकी बड़ी तफसीली इब्तिदा हुई है। पाकिस्तान के नए प्रोग्राम के हवाले से 3 साल का $8 बिलियन का नया प्रोग्राम IMF से दरकार है पाकिस्तान को। बहुत ही हौसला अफजा IMF का इस हवाले से जवाब और रद्द-ए-अमल सामने आया है। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम से भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाने की मुलाकात हुई है। मजमूई तौर पर बहुत ही कामयाब दौरा रहा है, जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर आइंदा आने वाले सालों में, ख़ासतौर पर इस साल के अंदर भी नुमाया होना शुरू हो जाएंगे। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हर लिहाज से मुल्की मईशत के लिए बेहतरी की नवीद है कि पाकिस्तान ने IMF की शाहराह का मुसाफिर बनने की तैयारी मुकम्मल कर ली हैं। मुल्की तारीख में सबसे बड़े $8 अरब के 3 साला प्रोग्राम के लिए रुकावटें दूर हो रही हैं। बज़ाहिर अमरीकी सहूलतकारी की वजह से IMF से मुज़ाकरात का मज़बूत आगाज़ भी हो गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मिशन IMF के दौरान तसलसल के साथ IMF और अमरीकी हुक्काम और इंटरनेशनल फाइनेंशियल लीडरशिप से मुलाकातें की। उन्होंने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से भी मुलाकात की। वो बरतानवी वज़ीर बराए तरक्की एंड्रयू मिचेल से भी मिले और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से भी उनकी बहुत उम्दा मुज़ाकरात हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के तहत गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदर समेत ग्रुप के 24 ममालिक के मरकज़ी बैंक्स के गवर्नर्स के साथ भी तबादला ख्याल रहा जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब का। उन्होंने IMF स्टाफ एसोसिएशन और मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज के हुकाम से भी मुलाकातें की। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट के गारंटी एजेंसी हासिल की। नायब सदर सऊदी डेवलपमेंट फंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव और ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के वफ़द से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तमाम मुलाकातों में पाकिस्तान में टैक्स नेट वसी करने, एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रखने, महंगाई और शरह सूद में कमी लाने, एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात करने, नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी, गवर्नेंस में डिजिटाइजेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक नए दौर के अज़ाइम का इजहार किया। रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि IMF के साथ नए प्रोग्राम के खदोखाल मई में तय पा जाएंगे। हौसला अफजा बात यह है कि न सिर्फ IMF बल्कि तमाम आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की माशी हिकमत अमली पर एतमाद का इजहार किया है। IMF के डायरेक्टर मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया का कहना है कि माशी इस्लाहात जारी हैं तो पाकिस्तान में बहुत जल्द ग्रोथ दुगनी करने की सलाहियत मौजूद है। कहा भी जाता है और हकीकत भी है कि अमरीकी रजामंदी के बगैर IMF और दीगर मालियाती इदारों से कर्जा मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त IMF में 5 बड़े ममालिक P5 के 43% वोट हैं, जिनमें 18% वोट अमरीका के पास हैं और इत्मीनान की बात है कि पाकिस्तान की माशी बहाली हवाले से अमरीका की जानिब से भी मज़बूत इशारे मिल रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका, IMF के साथ मज़बूत मुज़ाकरात, अमरीकी हुक्काम से मुज़ाकरात, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए वाशिंगटन DC जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। क्या मजमूई तासुर है, पहला विज़िट था इस नई गवर्नमेंट का और फिर ज़ाहिर है कि उसको रिप्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, बड़ा एक हैवी एजेंडा था, पाकिस्तान की इकनॉमिक रिहेबिलिटेशन और कंसोलिडेशन का प्लान लेके गए थे। कैसा रहा ओवरऑल ये दौरा? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। बहुत मस्बत उन्होंने जिन लोगों से भी इनकी मुलाकातें हुई, अमरीकी भी, वर्ल्ड बैंक, IMF वाले और दूसरे जो पाकिस्तानी स्टाफ एसोसिएशन है IMF और वर्ल्ड बैंक की, उन लोगों से भी मेरी गुफ्तगू हुई और सबका ख्याल है कि जो मुलाकातों में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ही केम अक्रॉस एज एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन। तो वो कहते हैं कि एक ऐसे आदमी हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या हैं और उनको दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा और वो करना चाहते हैं। ये कम से कम उनके बारे में ये इंप्रेशन बना। लेकिन जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि जो कुछ भी मुमकिन हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है अमेरिका का। और जब वज़ीर ख़जाना ने अपने दौरे की इब्तिदा ही की थी
उसी वक्त अमरीकी दफ्तर खारजा में जब ये सवाल किया गया तो उस वक्त बात वाज़ेह हो गई कि अमेरिका पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करेगा, क्योंकि सवाल के जवाब में सवाल एक आम सा था कि भाई ये आए हुए हैं वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के, तो आप क्या करेंगे उनके लिए। तो वो जवाब एक डिप्लोमेटिक जवाब भी देकर उसको टाल सकते थे कि उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो कहा कि हमारी जो हमायत है अनवेवरिंग सपोर्ट है, यानी गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत करते हैं हम पाकिस्तान की। दूसरे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे डॉन्टिंग बर्डन ऑफ डेट, यानी कर्ज का जो एक पहाड़ है पाकिस्तान पे, उस बर्डन को भी हम कम करने में पाकिस्तान की मदद करेंगे। और उन्होंने कहा कि अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा है कि पाकिस्तान की माशी मदद की जाए। तो जब ये 3 जो बहुत अहम नुकते थे जब सामने आए तो उस वक्त ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब मजीद आगे जो है नीटी ग्रीटी तय होंगी कि कैसे कर्ज दिया जाए, क्या किया जाए, कितनी रकम हो, कितनी मुद्दत के लिए हो। लेकिन अब इसमें शुबा नहीं रहा कि पाकिस्तान को ये जो पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है वो मिल जाएगा। और उसमें एक और अहम बात है कि खुद अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी, वज़ीर ख़जाना ने भी, IMF के अरकान ने भी जो इस दौरान गुफ्तगू की, उसमें एक और बात पे जोर दिया कि सब कुछ मिल जाएगा लेकिन जो रिफॉर्म आपने एजेंडे पे जो अमल शुरू किया है वो अमल जारी रहना चाहिए। और उसमें अजूर साहब ने भी, जिहाद अजूर ने, उससे पहले खुद क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है IMF के सरबराह, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान की जो पिछली अबूरी हुकूमत थी उसने अच्छा काम किया कि रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया और अब पाकिस्तान को इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और उसमें वज़ीर ख़जाना ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि 3 सेक्टर्स होंगे, जैसा कि आपने भी कहा। एक तो ये कि आपको टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा कि यानी ना सिर्फ ये कि जो मौजूदा टैक्स दहिंदगान है उनसे टैक्स वसूल करेंगे, बल्कि नए टैक्स दहिंदगान आपको पैदा करने पड़ेंगे। मसलन एग्रीकल्चर है, दूसरे शोबे हैं, उन पे आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। दूसरी बात ये की कि जो स्टेट ओन लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, यानी PIA, स्टील मिल, रेलवे वगैरह, जहाँ नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का, उनसे आपको जल्द अज जल्द जान छुड़ानी पड़ेगी, उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। और फिर एक बात और है जिससे अवाम पे बोझ पड़ सकता है, जो वो ये है कि एनर्जी के शोबे में जो रिफॉर्म्स है, यानी अगर कीमत बढ़ती है पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में या कोई ऊंच नीच होती है तो उसका बोझ आप सब्सिडीज देके नहीं पूरा करेंगे, बल्कि आपको वो बोझ ट्रांसफर करना पड़ेगा सारिफिन पे। अब उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये कहा गया है, यहाँ जो हमारी गुफ्तगू से अंदाजा ये हुआ कि आप जो अचानक सब पे बोझ डाल देते हैं उसके बजाय आप दीगर मुल्कों की तरह करें कि सारिफिन की कैटेगरी बनाएं। अगर मोटरसाइकिल वाला अगर 4 लीटर पेट्रोल लेता है तो उस पर टैक्स का बोझ कम हो और जो 20 गैलन डालता है उस पर टैक्स का बोझ ज्यादा हो। लेकिन यह है कि बहरहाल आपको जिस तरह की अच्छा ये बताएं कि ये निटी ग्रिटी जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम है उसमें जो लगन है IMF की और उसकी जो उस हवाले से जो बहुत इंसिस्टेंस है वो यकीनन अपनी जगह पर है, तमाम माशी मामलात अपनी जगह हैं। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, क्योंकि इस दौरे के दौरान ये डेवलपमेंट ज़रूर थी कि जो असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू, उनके साथ मुलाकात हुई फाइनेंस मिनिस्टर की, और ज़ाहिर है कि डोनाल्ड लू साहब की शख्सियत पाकिस्तानियों में बड़ा मुतारिफ हो गए हैं बहुत ज़्यादा, वरना शायद परहैप्स इस किस्म की मीटिंग्स, इस लेवल की मीटिंग्स की कोई तशहीर नहीं होती। अब क्योंकि डोनाल्ड लू साहब की तशहीर हो गई है, कांग्रेशनल हेयरिंग के दौरान उनकी जो टेस्टिमनी थी वो सारे पाकिस्तान ने देखी, और उसके बाद ये मीटिंग भी हुई है और ये बड़ी एक ज़ाहिर है कि इसकी बाकायदा तशहीर भी हुई, और इसका जो फीडबैक है, जो बाकी इसके बाद जो इसका टेक है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो लग ये रहा है कि वो जो एक बेचैनी पैदा हो गई थी अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में बड़ी वसी किस्म की गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान और उसके बाद, अब वो बाकायदा जो है उसकी जगह एक इब्तदाई गर्मजोशी हम देख रहे हैं। खान साहब, ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। यानी वो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जनूबी एशिया के, जाहिर है तो वो उनकी तो मुलाकात बनती थी, लेकिन वो किसी भी और सीनियर ऑफिशियल को ला सकते थे, क्योंकि असल तो मतलब तो ये था कि गुफ्तगू आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने जानबूझ के एक सोच समझ के डोनाल्ड लू को सामने लेके आए वो, ताकि पाकिस्तान में ये 2 इंप्रेशन जाए। एक तो ये जो गलतफहमी पैदा हुई थी वो दूर हो रही है, दूसरी ये
कि जनूबी एशिया के शोबे के सरबराह हैं डोनाल्ड लू साहब, आपको इनसे डील करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यानी स्पेशल उन्होंने एक अरेंजमेंट की थी कि डोनाल्ड लू की जगह आप वो एलिजाबेथ होस्ट जाती थी, पाकिस्तान से बातचीत करती थी, लेकिन उसमें आपका नुकसान था कि एक लोअर लेवल के ऑफिशियल से आपको इन्वॉल्व होना पड़ता था, हायर लेवल के ऑफिशियल से मौजूद होते हुए। और डोनाल्ड लू के बारे में वाशिंगटन में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले सफारतकार समझे जाते हैं, पाकिस्तान में पोस्टेड रहे हैं और उनको खामखा पाकिस्तान ने नाराज कर लिया था। तो ये जो अमरीकी दफ्तर खारजा ने जो ये मीटिंग अरेंज की जिसमें डोनाल्ड लू को शामिल किया IMF में बुला के, हालांकि वो बराह रास्त IMF के मुज़ाकरात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो जनूबी एशिया के शोबे के सरबराह हैं और ज़्यादातर डिप्लोमेटिक मसाइल में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मैसेज दिया गया है वाशिंगटन को कि हम जो कुछ हुआ उसको पसे पुश डाल के, वाशिंगटन की तरफ से इस्लामाबाद को दिया गया है कि जो कुछ हुआ है उसको हम पसे पुश डाल के आगे बढ़ने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है, पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।